नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही बीजेपी में बगावत के सुर सामने आने लगे थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की, पहली सूची जारी की, उसके बाद से लगातार पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है और निर्दलीय उम्मीदवारी भी सामने आनी शुरू हो गई है। इनमें मंत्रियों से लेकर देश की सबसे अमीर चौथे नंबर की महिला उद्योगपति सावित्री जिंदल भी शामिल हैं। नेताओं की नाराजगी चुनाव में कोई नई बात नहीं है, लेकिन नेता इस तरह अपने कार्यकर्ताओं के पास जाकर जब रोने लगे तो यह बात कुछ हजम नहीं होती। आज के अखबारों पर एक नज़र डालनी ज़रूरी है। आप देखिए, यह दैनिक भास्कर का पहला पेज है। आप देख सकते हैं नेताओं को रोते हुए। आपने अभी जिन नेताओं की तस्वीरें देखी उनके नाम हैं दीपक डागर, जो कार्यकर्ताओं के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं। कविता जैन, जो सोनीपत शहरी विधानसभा सीट से टिकट चाहती थी और अब कार्यकर्ताओं के सामने रो रही हैं। शशि रंजन परमार भिवानी सीट से टिकट नहीं मिलने के कारण कई बार रोते हुए नजर आए हैं। विशंभर वाल्मीकि टिकट कटने के बाद समर्थकों के सामने राज्य मंत्री विशंभर वाल्मीकि भावुक हो गए और रोने लगे। इसके अलावा एक और भी नेताओं की लंबी सूची है, जिनमें कर्णदेव कंबोज जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं, जो अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से दिखा रहे हैं। सावित्री जिंदल का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि वह एक जमाने में कांग्रेस के बड़े नेता रहे नवीन जिंदल की मां हैं और देश के बड़े उद्योगपतियों में उनका शुमार है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वह कभी बीजेपी की प्राथमिक सदस्य भी नहीं रही। अब आपको सोचना चाहिए कि जो बीजेपी में विधायक रहा है, वह यह व्यक्ति बात करता है कि वह बीजेपी का कभी सदस्य नहीं रहा, तो इससे क्या साबित होता है? इसका अर्थ केवल इतना है कि क्या जनता को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने मंसूबों की पूर्ति के लिए बार बार उद्योगपति पूंजी के दम पर छलते रहते हैं? अब बीजेपी क्या इस बात का नवीन जिंदल से कोई हिसाब नहीं करेगी, कोई पूछताछ नहीं करेगी? तो हरियाणा चुनाव के तरह तरह के रंग आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हम केवल राजनीतिक चर्चा नहीं करते, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र, संविधान और नागरिक विषयों पर चर्चा हो। तो हरियाणा की इस राजनीति में लोकतंत्र कहां है, संविधान कहां है, मॉब लिंचिंग का जिक्र कहां है? यह नेता जो फूट फूट कर रो रहे हैं और सत्ता में हैं, लगातार सत्ता में हैं, आपको उनसे पूछना होगा कि जब हरियाणा में भीड़ द्वारा लोगों की हत्या की जा रही थी, जब आर्यन मिश्रा जो 19 साल का एक छात्र था, उसे गौ तस्कर बताकर मार दिया जाता है, तब भी क्या यह नेता रोते हैं? क्या गौरक्षकों पर कोई कार्रवाई की जाती है? हम जब जब गौरक्षक शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो उसका अभिप्राय है कथित गौरक्षक। हरियाणा में गौरक्षकों को इस तरह से खुली छूट दी गई है कि वह एक अघोषित गुंडागर्दी में बदल गई है। एक ऐसी गुंडागर्दी जिसका पुलिस तक प्रतिवाद करने से दूर रहती है, सरकार जिनसे बचकर चलती हुई नजर आती है। तो इन गौरक्षकों पर कब कार्रवाई होगी? मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस तरह से अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास किया कि कथित गौरक्षकों के लिए जो 40 करोड़ का बजट था, उसे 400 करोड़ कर दिया गया। तो आप सोचें कि किस तरह से खुली छूट दी गई लोगों को भीड़ में बदलने के लिए। यह बजट पुलिस को नहीं दिया गया, यह बजट शासन को
मजबूत करने के लिए खर्च नहीं किया गया, उन गौरक्षकों के लिए खर्च किया गया जिनका कोई हिसाब ही नहीं है, जो किसी का भी कॉलर पकड़कर उसे पीटते हुए मार सकते हैं और मरने वाला अपराधी माना जाएगा, उसका घर गिरा दिया जाएगा, उसके गांव जला दिए जाएंगे, उसके लोगों को जिंदगी भर अपराधी माना जाएगा। तो हरियाणा में मॉब लिंचिंग की घटनाएं टोल नाके से लेकर सड़कों तक में, गांव तक में लगातार सामने आती रहती हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से गौरक्षा के नाम पर लोगों को मारते पीटते हैं और कैसे उनको राजनीतिक प्रश्रय देकर मुख्य धारा की राजनीति में लाने का काम भी किया जाता रहा है। आपने मोनू मानेसर का नाम सुना होगा, कैसे पुलिस उसे खोजती रहती है और वह टेलीविजन चैनलों पर बैठकर आपको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने का काम करता है। हमने अपने कुछ वीडियो में आर्यन मिश्रा का पहले भी जिक्र किया और एक बार फिर हम दोहराना चाहते हैं कि अगर इस सूची पर ध्यान दिया गया होता, यह सूची जो हमारी किताब के 6वें अध्याय पर प्रकाशित है, तो आर्यन मिश्रा नहीं मारा जाता, उसके जैसे नौजवान नहीं मारे जाते। 2014 में मोहसिन शेख से मॉब लिंचिंग के मामले आने देश भर में शुरू हुए और एक देखें, एक लंबी सूची है। अनफ, आरिफ, नाजिम, नोमान, जाहिद, रसूल, बट और यह सभी अलग अलग इलाकों में शामिल हैं और नासिर जुनैद तक, जो मानेसर हरियाणा में 2023 में भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार दिए गए। इसी सिलसिले में आपको मेरठ के एक बहादुर पुलिस ऑफिसर सुबोध सिंह का भी जिक्र सुनना चाहिए, जिक्र करना चाहिए हमें, जो मॉब लिंचिंग को रोकने की कोशिश में भीड़ द्वारा मार दिए गए। तो जब नफरती भीड़ हिंसा पर उतारू हो जाएगी, जब अपना विवेक खो बैठेगी, तो उसमें सुबोध सिंह भी मारे जाएंगे और उसमें आर्यन मिश्रा भी मारा जाएगा। आर्यन मिश्रा के मारे जाने पर एक चुप्पी भी है और उसका जिक्र भी बार बार हो रहा है। उसका जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आर्यन मिश्रा है, इसलिए टेलीविजन उस बहसों में उसको बढ़ाने का काम करेंगे, उसको एक बलिदानी की तरह दिखाने का काम करेंगे। आर्यन मिश्रा की हत्या के आरोपी ने कहा है कि उसने मुसलमान समझकर आर्यन मिश्रा को मारा और उसे इस हत्या का दुख है क्योंकि आर्यन मिश्रा ब्राह्मण था। यह वाक्य अपने आप में एक ऐसा नफरती स्टेटमेंट है जो हमारे विवेक को, जो हमारी बुद्धि को, जो हमारी वैज्ञानिक चेतना को एकदम हिला कर रख देता है। आप किसी को मुसलमान होने के शक में मार देते, इसका मतलब यह है कि मुसलमानों को मारने का आपको लाइसेंस मिला हुआ है। आप जानते हैं कि अगर आप किसी मुसलमान को मारेंगे तो आप पर कार्रवाई नहीं होगी। ये किसने आपको कहा? कौन सी सरकार आपको यह संदेश दे रही है, लिखित और अलिखित? हरियाणा के नागरिकों को चुनाव की प्रक्रिया में उत्साह से भाग लेने के साथ ही विवेक से भी भाग लेना होगा। अपने उन नेताओं से सवाल करना होगा कि जो अपना टिकट कटने पर रो रहे हैं, वह आपके हक के लिए कितने खड़े हुए। जब भीड़ आक्रोशित होगी, जब उसमें हिंसा होगी, जब उसके पास विवेक नहीं होगा, तो वह केवल मुसलमानों को नहीं मारेगी, आपके घर तक आग पहुंचने में बहुत देर नहीं लगेगी। इसलिए एक मतदाता के रूप में हरियाणा के नागरिकों से हम अपील करना चाहते हैं कि वह नेताओं के प्रति सजग रहें, वह सजग रहें उन वादों और इरादों के प्रति जो लोकतंत्र को छलने की चेष्टा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों से जुड़ी हमारी पहल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।